तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। बच्चों आज हम प्रूव करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को और साथ ही आपको ये बात पता चलेगा कि जब एक लाइट मीडियम चेंज करता है तो वह अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से क्यों डाइवर्ट हो जाता है। हमें पता है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है और जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। बट क्यों, कैसे? तो आज हम बच्चों प्रूफ करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, दैट इज स्नेल्स लॉ। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2024 में आ चुका है। तो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, नीट के पर्पज से या जेई के पर्पज से ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी और मजेदार इसका डेरिवेशन। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हाइगेन्स प्रिंसिपल को यूज करके आज हम लोग प्रूव करेंगे स्नेल्स लॉ को। तो बच्चों जैसे आपको भी पता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, राइट। और इसको हम लोग बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चों? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये हमें पता है। मान लो बच्चों ये जो है ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है बच्चों? इंटरफेस वो प्लेन होता है जो दो मीडियम को अलग करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। ऊपर में है बच्चों रेयरर मीडियम और नीचे है डेंसर मीडियम, नीचे है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम का बच्चों मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता है और इसमें जो लाइट का जो स्पीड है बच्चों वो है v1। डेंसर मीडियम में मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है v2। क्लियर? अब आपको पता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में एक रिलेशन होता है, दैट इज μ इज इक्वल टू c अपॉन v। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तो ध्यान से सुनो। देखो बच्चों लाइट का जो स्पीड है ना वो सबसे ज्यादा वैक्यूम में है, एयर में है। किसी भी मीडियम में जो लाइट का स्पीड होता है ना वो एयर के कंपैरिजन में कम होता है, मतलब वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होता है। अगर मान लो बच्चों किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हो गया कि उस मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा ना बच्चों वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 2 गुना कम होगा। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चों स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये रिलेशन होता है, दैट इज μ इज इक्वल टू c अपॉन v। तो हम क्या करें, इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि μ1 जो होगा वो c अपॉन v1 की इक्वल होगा बच्चों। c तो कांस्टेंट है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। v1 बच्चों इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और v1 जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। μ2 क्या हो जाएगा? दैट इज c अपॉन v2। अब μ2 अपॉन μ1 कर दो, दैट इज ये आ जाएगा c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1। तो बच्चों ये रिलेशन मिल जाएगा μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। क्लियर? ये आगे चल के डेरिवेशन में काम आने वाला है, इसलिए हम इसको पहले से ही साइड में डिराइव करके रख लिए कि μ2 बाई μ1 जो होता है v1 बाई v2 के इक्वल होता है। देख सकते हो μ1 v1 यहाँ पे मतलब इनवर्सली रिलेशन होता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा मतलब उसका ऑप्टिकल डेंसिटी उतना ज़्यादा, मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना कम। क्लियर? तो बच्चों मान लिया जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ ऐसे इंसिडेंट किया, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है। अब अगर आपके पास रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन है तो वेव फ्रंट बनाना तो बहुत इजी है। वेव फ्रंट जो होता है वो लाइट का डायरेक्शन का परपेंडिकुलर होता है। आपको लाइट का डायरेक्शन पता है तो वेव फ्रंट बस उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये हो गया वेव फ्रंट और ये चलो मान लिया हमने रे ऑफ लाइट। डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, हमेशा की तरह मेरा डायग्राम बेकार, ठीक है। ये जो बच्चों है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लास्ट क्लास में मैंने इसको बताया भी था कि जो रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है आई, ये वही एंगल है। क्लियर?
इस वेव फ्रंट को बच्चों हम लोग मान लेते हैं ए बी। क्लियर? अब बताओ बच्चों, ये जो वेव फ्रंट है, देखो इस वेव फ्रंट का इस ए पॉइंट पे बच्चों फोकस करो। ए पॉइंट जो होगा अभी वो सेकंड मीडियम में इंटर करेगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन बी पॉइंट के बारे में सोचो, इससे जो वेवलेट्स बनेंगे, आपको पता है ना हाइगेंस प्रिंसिपल, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक वेवफ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होता है जो अपना वेवलेट्स क्रिएट करता है, और उन वेवलेट्स पे जब हम लोग कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो हमें नया वेवफ्रंट मिल जाता है ना। तो बच्चों ये जो बी पॉइंट के बारे में सोचो, इसको तो अभी इतना डिस्टेंस और ट्रेवल करना है यहां से लेकर यहां तक विद द स्पीड v1, क्योंकि ये तो रेयर मीडियम में है ना। लेकिन इस ए पॉइंट के बारे में सोचो, ये तो इंटरफेस पे भी स्ट्राइक कर दिया, मतलब अभी इसको सेकंड मीडियम में इंटर करना है, और सेकंड मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो है v2। तो हम मान लेते हैं बच्चों, ये हमारा अजम्पशन है कि v2 जो है वो v1 से ज्यादा है। ऑब्वियसली ज्यादा होगा, डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम हो जाता है ना। तो बच्चों देखो एक बात बताओ, ये बी पॉइंट से जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे, मतलब जो वेवलेट्स बनेंगे, मान लो ये वेव फ्रंट है इसका बी पॉइंट का, ठीक है, ये यहां तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज बी डैश। मान लो ये पॉइंट है बी डैश। क्लियर? मतलब बी पॉइंट पे वेव फ्रंट्स बनेंगे, वो आगे की तरफ ट्रेवल करेंगे और इंटरफेस तक ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, राइट। अब एक बात बताओ, बीबी डैश का वैल्यू कितना होगा? तो बीबी डैश क्या है? बीबी डैश है डिस्टेंस, और हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इस मीडियम में देख लो वेलोसिटी कितना है, v1। तो बच्चों ये जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज बीबी डैश इक्वल टू v1 इनटू t। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, इस ए पॉइंट के बारे में सोचो, ये तो इंटरफेस पे स्ट्राइक कर दिया, मतलब इस पे निकला हुआ जो वेवलेट्स होगा, अब इससे जो डिस्टरबेंस होगा वो डेंसर मीडियम में होगा, ठीक है। तो बच्चों टी टाइम में जितना टाइम ये बी v1 इंटू टी डिस्टेंस कवर किया, इस टी टाइम में बच्चों इस ए पे जो वेव फ्रंट्स बनेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताओ? क्या वो ज्यादा होगा, क्या वो इक्वल होगा, क्या वो कम होगा? कम होगा, क्योंकि इस मीडियम में लाइट का स्पीड कम है ना। तो वो जो डिस्टेंस होगा, मतलब टी टाइम में ये बी पॉइंट का जो वेव फ्रंट है, इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बी से बी डैश तक, उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ए पॉइंट पे जो वेव फ्रंट बनेगा, क्रिएट होगा। तो बच्चों मान लो ये कहीं वेव फ्रंट जो बना हुआ है ऐसे बना, मतलब ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लो बच्चों वो जो पॉइंट है वो है ये ए डैश। क्लियर? अब आपको पता है कि जब हम लोग वेवलेट्स के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो हमें वेव फ्रंट मिल जाता है। तो यहां से अगर बच्चों हम यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें तो ध्यान से देखना, दिस विल बी द कॉमन टेंजेंट, राइट। तो रे का डायरेक्शन इसका परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये देखो। तो आप देख सकते हो बच्चों की जो रे का डायरेक्शन है वो देखो एक्चुअली थोड़ा देखो डाइवर्ट हो गया, बेंड हो गया, है ना। जा रहा था देखो ऐसे, अब जा रहा है ऐसे, है ना। इस ए पॉइंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए पॉइंट ने बच्चों डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दैट इज ए डैश। और ये बना हमारा नया वेवफ्रंट का पोजीशन, दैट इज ए डैश बी डैश। अब ये जो वेवफ्रंट जितना एंगल से रिफ्रैक्ट होके डेंसर मीडियम में जा रहा है, ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जितना एंगल से वो रिफ्रैक्ट होके दूसरे मीडियम में जा रहा है। अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा, ए डैश। तो सर ए डैश क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस मीडियम में बच्चों वेलोसिटी है v2, और हमने सेम टाइम का डिस्टेंस निकाला है कि टी टाइम में इस पॉइंट बी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टी टाइम में पॉइंट ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कम होगा, मतलब जो बच्चों ए डैश होगा वो कम होगा बी डैश से। क्या है इसका रीजन? इसका रीजन यही है कि डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है, तो सेम टाइम में ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
तो ये हो गया बच्चों ए डैश का वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो पहले हम साइन आई का वैल्यू निकालते हैं, फिर साइन आर का, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, ये एंगल कितना होगा, ये क्या है, रे का डायरेक्शन है। एक बात बताओ, रे जो होता है वो वेव फ्रंट के साथ कितना एंगल पे होता है, 90 डिग्री। तो ये एंगल हो गया बच्चों 90 डिग्री। सिमिलरली इस एंगल को देखो, ये है रे का डायरेक्शन, रिफ्रैक्टेड रे का डायरेक्शन, और ये है वेव फ्रंट, तो ये भी एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। क्लियर। अब एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में देखो, कहाँ लिखो, ठीक है, यहां पे देखो, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश। एक बात बताओ, साइन आई का वैल्यू कितना होगा, साइन आई। तो बच्चों ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया एंगल आई। तो एंगल का जो ऑपोजिट वाला साइड होता है बच्चों वो परपेंडिकुलर होता है ना, मतलब बी बी डैश हो जाएगा परपेंडिकुलर और ए बी डैश हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। देखो ये वाला 90 का ऑपोजिट है ना, तो साइन आई इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। बी बी डैश का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज v1 इंटू टी अपॉन ए बी डैश हमें नहीं पता। चलो, तो बच्चों ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब हम साइन आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, किस ट्रायंगल से, ट्रायंगल ए डैश बी डैश, फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश बी डैश। तो साइन आर क्या हो जाएगा बच्चों, देख लो ट्रायंगल में, तो ये हो गया, एंगल तो ऑपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, दैट इज ए डैश अपॉन हाइपोटेनियस, देख लो 90 का ऑपोजिट, दैट इज ए बी डैश। तो ए डैश का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया, v2 इंटू टी अपॉन ए बी डैश। क्लियर, दिख रहा है ना, हाँ परफेक्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा देख लो, सॉरी इक्वेशन 1 को ही 2 से डिवाइड कर दो ना, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर ही तो चाहिए। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 इंटू टी अपॉन ए बी डैश डिवाइडेड बाई साइन आर v2 इंटू टी अपॉन ए बी डैश। बच्चों ए बी डैश कैंसल, टी से टी कैंसल, तो हमें मिल जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2, और हमने पहले ही डिराइव कर लिया है कि v1 बाई v2 इज μ2 बाई μ1, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1। सो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर स्नेल्स लॉ एंड हेंस प्रूफ। कितना इजी डेरिवेशन था देखो बच्चों। तो आप लोग क्या करना, जब आप ये डायग्राम बनाना तो काफ़ी अच्छे से बनाना। और बच्चों होता क्या है ना कि ये जो क्वेश्चन होता है ये 3 मार्क्स का होता है, तो आपको थोड़ा बहुत लिखना भी होता है, तो उसमें झंझट नहीं लेना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना ज़्यादा हार्ड आपको ग्रामर यूज़ नहीं करना होता। आप बस जो डायग्राम बनाते हो ना, ये जो आप इसको ड्रॉ करते हो, आप इसी के बारे में लिख देना। जैसे मान लो लेट अस कंसिडर wave front AB is incident on interface separating the two media of refractive index mu1 by mu2. Clear? We know that mu equal to c by v. Then ये रिलेशन आप फाइंड कर लेना। तो मतलब जो भी आप डिराइव करते हो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना होता है, इतना ज़्यादा हार्ड एंड फिक्स उसमें इंग्लिश नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर दिया। और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो होने वाला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जेई एग्ज़ाम के पर्पज़ से और नीट एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो
मैं जानता हूं बच्चों कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, और काफ़ी सारे बच्चे इसके फॉर्मूला को रट कर जाते हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना अच्छा से समझा सकूं कि आपको रटने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि वो पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो टॉपिक। तो बच्चों मिलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें बच्चों, समय बहुत कम है, ठीक है। ये ना देखिए कि 9 महीना 10 महीना बीत गया बर्बाद हो गया, नहीं, ये सोचिए कि 2 महीना तो है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहे, गुड बाय।